हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इरशाद और आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो रहस्य और डर से भरी हुई है। यह कहानी 1980 के दशक की है, जब न मोबाइल थे और न ही इंटरनेट। उसी दौर से शुरू होती है एक अनसुनी दास्तां, जहां दो दोस्त राजेश और सुनील एक ऐसे रास्ते पर फंस जाते हैं जो कोई आम रास्ता नहीं है। यह रास्ता है मृत पथ, एक ऐसा स्थान जहां से कोई कभी लौटकर नहीं आता। दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे हमारे और आपके बीच की नजदीकियां और बढ़ेंगी और हमारी आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी। कहानी को पूरा सुनने के बाद कमेंट में अपना नाम और एड्रेस लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए अब बिना देर किए इस कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी 1980 के दशक की है, जब मोबाइल और इंटरनेट नहीं हुआ करते थे। गांव और शहरों के बीच संचार का माध्यम पत्र या यात्रा ही हुआ करते थे। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं मैं, राजेश और मेरा सबसे करीबी दोस्त सुनील। हम दोनों बचपन से ही एक साथ बड़े हुए थे। हमारा गांव राजस्थान के एक छोटे से कोने में बसा हुआ था, जहां लोग खेतीबाड़ी और छोटे व्यापार से अपना जीवन यापन करते थे। सुनील के पिता के पास एक छोटा ट्रक था, जिसे वह सामान ढोने के लिए किराए पर दिया करते थे। सुनील को भी ट्रक चलाने का शौक था और समय के साथ वह इसमें निपुण हो गया। मैं थोड़ा शर्मीला और पढ़ाई में अच्छा था, जबकि सुनील मस्तमौला और हंसमुख स्वभाव का था। हम दोनों का मेल ऐसा था जैसे एक गाड़ी के दो पहिए। उस वक्त हमारी उम्र करीब 24-25 साल थी। हम दोनों ने मिलकर फैसला किया कि गांव के पारंपरिक कामों के बजाय कुछ अलग करेंगे। हमने तय किया कि सुनील के ट्रक को इस्तेमाल कर छोटे व्यापारियों का सामान शहरों तक पहुंचाएंगे। इससे हमें गांव से बाहर निकलने और नई चीजें देखने का मौका भी मिलता। हमारी यह कहानी एक ऐसे सफर की है जो हमने अपने ट्रक पर शुरू किया था। उस दिन हमें गांव से 200 किलोमीटर दूर एक छोटे कस्बे में कुछ सामान पहुंचाना था। मौसम ठंड का था, दिसंबर का महीना। शाम को कोहरा घिरने लगा था, लेकिन सुनील ने कहा कि हमें रात होने से पहले सफर शुरू कर लेना चाहिए, क्योंकि सुबह तक सामान डिलीवर करना था। मैंने भी सहमति दी और हम ट्रक लेकर निकल पड़े। सफर की शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। गांव की संकरी गलियां और दूर दूर तक फैले खेत, जिनमें हल्की ओस की बूंदें चमक रही थीं। सब कुछ शांत और सुकून भरा लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे हम मुख्य सड़क पर आए, माहौल में कुछ अजीब सी उदासी महसूस होने लगी। मैंने इसे शायद ठंड और कोहरे की वजह से होने वाला वहम समझा, लेकिन आगे जो हुआ उसने हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। हमने सफर शुरू किया। सुनील ड्राइविंग कर रहा था और मैं उसके बगल में बैठा खिड़की से बाहर का नजारा देख रहा था। कोहरा बढ़ रहा था और सर्द हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। ट्रक की लाइटें कोहरे को चीरने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन चारों तरफ बस धुंध का साम्राज्य था। शुरू में हमने गपशप की। बचपन की बातें, गांव के किस्से और आगे के प्लान्स पर चर्चा होती रही। सुनील की आदत थी कि वह सफर के दौरान पुराने फिल्मी गाने गुनगुनाता रहता था, लेकिन जैसे जैसे रात गहराने लगी, उसके गाने भी धीरे धीरे बंद हो गए। शायद ठंड और कोहरे का असर था, पर माहौल अब कुछ ज्यादा ही शांत और अजीब सा लगने लगा था। हम एक घने जंगल के पास से गुजर रहे थे। यह रास्ता कम ही लोग इस्तेमाल करते थे, क्योंकि दिन में भी यह इलाका वीरान रहता था। रात के समय तो शायद ही कोई दिखे। जंगल के अंदर से आने वाली ठंडी हवा ने पूरे शरीर को सिहरन से भर दिया। मैंने खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन हैंडल फंस गया। अरे सुनील, ये जंगल हमेशा इतना डरावना लगता है क्या? मैंने सुनील से पूछा। वह हल्का सा हंसा। डरपोक मत बन, ये तो बस कोहरा है। ऐसा कुछ नहीं है जो हमें डराए। उसकी बात सुनकर मैं भी हल्का महसूस करने लगा, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी रीढ़ की हड्डी तक सर्द कर दी। हमारे ट्रक की लाइट्स ने सड़क के किनारे एक आकृति पर रोशनी डाली। वह कोई इंसान था, एक बूढ़ा आदमी जो कंबल ओढ़े सड़क किनारे बैठा था। अरे, इतनी ठंड में कौन होगा यहां? मैंने सुनील से कहा। पता नहीं, शायद कोई यात्री होगा। उसने ट्रक धीमा कर दिया। पूछ लेते हैं, उसे मदद चाहिए क्या? मैंने सुझाव दिया। जैसे ही हम ट्रक को उसके पास लेकर गए, वह बूढ़ा आदमी अचानक उठ खड़ा हुआ और बिना कुछ कहे सड़क के दूसरी तरफ चलने लगा। उसकी चाल में कुछ असामान्य था।
जैसे वह लंगड़ा रहा हो या उसके पैर पूरी तरह काम नहीं कर रहे हों। ये तो बड़ा अजीब आदमी है, सुनील बुदबुदाया। चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं, मैंने कहा। लेकिन जब हम ट्रक आगे बढ़ाने लगे तो पीछे से हल्की सी हंसी सुनाई दी। वह हंसी इतनी धीमी थी कि लगा जैसे हवा में घुल गई हो। मैंने सुनील की ओर देखा। तुमने सुनी? मैंने पूछा। क्या सुना? उसने कहा और ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। शायद मेरा वहम होगा, मैंने खुद को समझाया। हम कुछ किलोमीटर आगे बढ़े होंगे कि अचानक ट्रक के आगे से एक साया सा गुजरा। सुनील ने झटके से ब्रेक लगाया। ट्रक रुक गया और हमारे दिल जोर जोर से धड़कने लगे। तुमने देखा? उसने घबराई आवाज में मुझसे पूछा। हाँ, कोई था, लेकिन इतनी जल्दी कहां गया? मैंने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की। सड़क खाली थी। चलो निकलते हैं यहां से, सुनील ने कहा। लेकिन ट्रक ने स्टार्ट होने से इनकार कर दिया। सुनील ने बार बार कोशिश की, पर इंजन बस घरघराने की आवाज कर रहा था। हम दोनों अब घबराने लगे थे। कोहरा इतना घना हो गया था कि आसपास कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। अचानक ट्रक के पास से फिर वही हंसी सुनाई दी, इस बार ज्यादा साफ और तेज। कौन है वहां? सुनील चिल्लाया, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। हमारे ट्रक के शीशे पर धीरे धीरे ओस जमने लगी थी। तभी मैंने देखा, शीशे पर किसी ने उंगली से कुछ लिखा था। ये रास्ता तुम्हारा नहीं है, मैंने सुनील को इशारा किया। ये देखो। मेरी आवाज कांप रही थी। सुनील ने जब ये देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने बिना कुछ सोचे ट्रक को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार जैसे किसी अदृश्य ताकत ने मदद की हो, ट्रक स्टार्ट हो गया। यहां से भागते हैं, उसने चिल्लाकर कहा और ट्रक को तेजी से आगे बढ़ा दिया। लेकिन हमें नहीं पता था कि असली डर अभी बाकी था। सुनील ने ट्रक को जैसे तैसे स्टार्ट किया और हमने वहां से निकलने की पूरी कोशिश की। ट्रक की हेडलाइट्स अब उस कोहरे में और भी धुंधली लग रही थीं, मानो रास्ता ही खत्म हो रहा हो। हम दोनों चुप थे। न सुनील गा रहा था, न मैं कुछ बोल रहा था। माहौल इतना अजीब हो गया था कि हर छोटी सी आवाज भी खून जमा देने वाली लग रही थी। थोड़ी देर बाद सुनील ने कहा, राजेश, ये रास्ता तो पहले कभी ऐसा नहीं लगा था। मैंने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, लेकिन शायद ये कोहरे का असर है। बस कस्बा अब पास ही होगा। जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़े, ट्रक की लाइट्स ने एक पुरानी टूटी फूटी सराय को रोशन किया। यह सराय सड़क के किनारे थी और ऐसा लगा जैसे वह वर्षों से बंद पड़ी हो। उसके दरवाजे पर लटकता हुआ लकड़ी का बोर्ड तेज हवा के झोंकों से हिल रहा था। उस पर फेडेड पेंट से लिखा हुआ था, अतिथि गृह, ठहरने का स्वागत है। अरे, ये यहां कब बना? मैंने तो पहले कभी नहीं देखा, सुनील ने कहा। मुझे भी नहीं पता, शायद नई होगी या बहुत पुरानी, मैंने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा। तभी ट्रक एक झटके से रुक गया। सुनील ने ब्रेक नहीं लगाया था, लेकिन ऐसा लगा जैसे किसी ने ट्रक को पकड़कर रोक लिया हो। उसने बार बार गियर बदलने की कोशिश की, लेकिन ट्रक हिलने का नाम नहीं ले रहा था। ये क्या हो रहा है? उसने परेशान होकर कहा। पता नहीं, लेकिन यह जगह सही नहीं लग रही, मैंने अपनी घबराहट छिपाने की कोशिश करते हुए कहा। तभी सराय के दरवाजे की ओर से एक धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा हो। हमने एक दूसरे की ओर देखा। ठंड के बावजूद मेरी हथेलियां पसीने से भीग गई थीं। कोई है वहां? सुनील ने हिम्मत जुटाकर आवाज लगाई। सराय के दरवाजे पर हल्की सी परछाई दिखाई दी। वह आकृति धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगी। उसका चलना इतना धीमा और असामान्य था कि मुझे यकीन हो गया कि कुछ गड़बड़ है। बैठे रहो, मैं उतर कर देखता हूं, सुनील ने कहा। पागल हो गए हो क्या? यहां कुछ ठीक नहीं है, मैंने उसे रोका। अगर ये कोई मदद के लिए हो तो हमें पता तो करना ही होगा। उसने मेरी बात अनसुनी करते हुए ट्रक का दरवाजा खोला और बाहर कूद गया। मैं ट्रक में ही बैठा रहा, लेकिन मेरी नजरें सुनील पर जमी थीं। उसने कदम बढ़ाकर सराय के दरवाजे की ओर जाना शुरू किया। कोई है? उसने फिर से पूछा। परछाई अब बिल्कुल दरवाजे के पास थी, लेकिन उसकी शक्ल साफ नहीं हो रही थी। अचानक वह आकृति गायब हो गई। राजेश, ये तो गायब हो गई। सुनील ने पीछे मुड़कर मुझे देखा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसी पल
ट्रक के पीछे से किसी चीज के खुरचने की आवाज आई, जैसे कोई बड़े नाखूनों से लोहे को खरोंच रहा हो। मेरा कलेजा मुंह को आ गया। सुनील, जल्दी आओ, मैंने चीख कर कहा। सुनील दौड़ते हुए ट्रक की ओर आया और दोनों ने ट्रक में खुद को बंद कर लिया। खुरचने की आवाज अब ट्रक के ऊपर से आने लगी थी। कोई है ट्रक के ऊपर? सुनील ने दहशत में कहा। चलो यहां से भागते हैं, मैंने चिल्लाया। सुनील ने ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार ट्रक स्टार्ट हो गया और उसने पूरी ताकत से एक्सीलेटर पर पैर रखा, लेकिन तभी ट्रक की विंडशील्ड पर खून के निशान उभरने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ऊपरी हिस्से से खून गिरा दिया हो। हम दोनों डर के मारे कांप रहे थे। सुनील ने बिना पीछे देखे ट्रक को पूरी रफ्तार से दौड़ा दिया। रास्ता घने जंगल में बदल गया था। हम सोच रहे थे कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी ट्रक के रेडियो ने अपने आप चालू होकर अजीब अजीब आवाजें निकालनी शुरू कर दी। उस आवाज में एक औरत की हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। कहां जा रहे हो? ये रास्ता तुम्हारा नहीं है। सुनील ने रेडियो की आवाज को बंद करने की कोशिश की, लेकिन बटन काम नहीं कर रहा था। वह फुसफुसाहट तेज होती जा रही थी, जैसे कोई हमारे ठीक पास बैठकर बात कर रहा हो। मेरी सांसें तेज हो गईं और सुनील का चेहरा पसीने से भीग गया था, हालांकि बाहर हड्डियां जमाने वाली ठंड थी। ये क्या हो रहा है राजेश? ये रेडियो कैसे चालू हुआ? सुनील ने घबराई आवाज में पूछा। मैंने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन मेरे शब्द जैसे गले में अटक गए। तभी रेडियो की आवाज एक झटके से बंद हो गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सिर्फ ट्रक की इंजन की घरघराहट और हमारे तेज दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। हमने राहत की सांस ली ही थी कि अचानक ट्रक के पीछे से एक जोरदार धमाके की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे किसी ने ट्रक की बॉडी पर पूरी ताकत से हाथ मारा हो। सुनील ने तुरंत ब्रेक मारा और ट्रक सड़क के किनारे रुक गया। अब क्या हुआ? उसने घबराते हुए कहा। मुझे नहीं पता, लेकिन यह आवाज ट्रक के अंदर से नहीं आई थी, मैंने उसे देखते हुए कहा। हम दोनों कुछ सेकंड के लिए ट्रक के अंदर बैठे रहे, लेकिन कोई और आवाज नहीं आई। सुनील ने कहा, मैं देखता हूं पीछे क्या है। नहीं, मत जाओ, मैंने लगभग चीखते हुए कहा, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। वह दरवाजा खोलकर ट्रक से बाहर निकल गया। मैंने खिड़की से झांक कर उसे देखने की कोशिश की। कोहरे और अंधेरे में कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। सुनील ट्रक के पीछे गया और उसकी परछाई धीरे धीरे धुंध में खोने लगी। सुनील, जल्दी वापस आओ, मैंने उसे पुकारा। थोड़ी देर तक कोई जवाब नहीं आया। मैं और घबरा गया। तभी ट्रक के पीछे से उसकी आवाज आई, यहां कुछ नहीं है राजेश, शायद कोई पत्थर या जानवर होगा। उसकी आवाज सुनकर मुझे थोड़ा सुकून मिला, लेकिन जैसे ही वह ट्रक की ओर वापस आने लगा, उसके कदम अचानक रुक गए। क्या हुआ सुनील? मैंने खिड़की से चिल्लाकर पूछा। वह कुछ नहीं बोला, बस खड़ा रहा जैसे जम गया हो। सुनील, जवाब दो, मैंने फिर पुकारा। तभी मैंने देखा वह धीरे धीरे मेरी ओर मुड़ा, लेकिन उसका चेहरा अजीब लग रहा था। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं और उसका चेहरा किसी डरावने खौफ में जकड़ा हुआ था। राजेश, वो कोई यहां है, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। उसकी बात पूरी होने से पहले मैंने देखा कि कोहरे के बीच से एक और परछाई निकलकर उसके पीछे खड़ी हो गई। वह आकृति इंसान जैसी थी, लेकिन उसकी हरकतें असामान्य थीं। उसके हाथ बेहद लंबे थे और वह हवा में झूलती हुई सुनील के पास आ रही थी। सुनील, भागो, मैंने पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन वह एक कदम भी नहीं हिला। तभी वह आकृति उसकी पीठ के करीब आई और गायब हो गई। सुनील अचानक जमीन पर गिर पड़ा। मैं घबराकर ट्रक से बाहर भागा और उसके पास पहुंचा। वह बेहोश था, लेकिन उसकी सांसें चल रही थीं। सुनील, उठो, यहां से निकलना होगा, मैंने उसे झकझोरते हुए कहा। वह धीरे धीरे होश में आया और बड़बड़ाने लगा। वो कह रही थी, यह रास्ता हमारा नहीं है। मैंने उसकी बात सुनी, अनसुनी करते हुए उसे ट्रक में वापस बिठाया। जैसे तैसे मैंने ड्राइविंग सीट संभाली और ट्रक को स्टार्ट किया, लेकिन अजीब बात यह थी कि ट्रक अपने आप पहले से तेजी से चलने लगा, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे धक्का दिया हो। रास्ता अब और भी अजीब हो गया था। सड़क पर कोई निशान नहीं था और चारों तरफ अजीबोगरीब पेड़ दिखने लगे, जिनकी शाखाएं हवा में लहराते हुए हाथों जैसी लग रही थीं।
सुनील लगातार बड़बड़ा रहा था, हमें वापस जाना होगा, वो हमें जाने नहीं देंगे। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हम कहीं नहीं जा रहे थे। सड़क अब ऐसी लगने लगी जैसे एक ही जगह गोल गोल घूम रही हो। मैंने चारों तरफ देखा, पर हर दिशा में वही घने पेड़ और कोहरा था। सुनील की हालत खराब थी। उसकी बड़बड़ाहट अब और तेज हो गई थी और वह बार बार वो हमें नहीं छोड़ेंगे कह रहा था। कौन नहीं छोड़ेंगे? तुम क्या देख रहे हो सुनील? मैंने झकझोरते हुए उससे पूछा। वह मेरी तरफ पलटा और उसकी आंखें डर से भरी थीं। उसने कांपते हुए कहा, पीछे मत देखना राजेश, वो हमारे साथ आ रहे हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सुनील की बात सुनकर मेरा दिल कर रहा था कि तुरंत पीछे मुड़कर देखूं, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। ट्रक के अंदर ठंड और डर का अजीब मेल था। हवा में एक तरह की अजीब गंध थी, जैसे जलते हुए लकड़ी और किसी पुरानी चीज की महक। तभी मैंने ट्रक के पीछे से किसी के जोर जोर से चलने की आवाज सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ दौड़ रहे हों। आवाजें धीरे धीरे पास आ रही थीं। मेरी सांसें रुकने लगीं। क्या ये आवाजें तुम भी सुन रहे हो सुनील? मैंने उससे पूछा, लेकिन वह अब सिर झुकाकर चुप बैठा था, जैसे उसने हार मान ली हो। तभी ट्रक के शीशे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। धड़ धड़, मेरा दिल जैसे बाहर निकलने को था। मैंने घबराकर शीशे की तरफ देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। कोहरा पहले से भी ज्यादा घना हो गया था। यहां से भागना होगा, वरना हम नहीं बचेंगे, मैंने खुद से कहा और पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबा दिया। जैसे ही ट्रक ने स्पीड पकड़ी, सड़क पर अजीब अजीब परछाइयां दिखाई देने लगीं। कुछ परछाइयां ट्रक के साथ साथ दौड़ रही थीं और कुछ दूर खड़ी होकर हमें घूर रही थीं। उनके चेहरे नहीं थे, बस काले साए की तरह लग रहे थे। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और नजरें सामने की सड़क पर जमाए रखीं। कुछ ही मिनटों में सड़क के किनारे एक पुराना मील का पत्थर दिखा। उस पर लिखा था, मृत पथ, यहां से आगे जीवन नहीं। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर जम गईं। ये जगह तो मानचित्र पर कभी नहीं थी। मैंने सुनील को झकझोरा, देखो सुनील, ये पत्थर देखो, ये कहां का रास्ता है? लेकिन वह अब कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। उसके चेहरे पर अजीब सी जड़ता आ गई थी और उसकी आंखें सीधे आगे देख रही थीं, मानो उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे इंसान सहन नहीं कर सकता। तभी ट्रक अचानक बंद हो गया। मैंने लाख कोशिश की, लेकिन ट्रक दोबारा स्टार्ट नहीं हुआ। चारों तरफ अब सन्नाटा छा गया था। हवा भी जैसे थम गई थी। सिर्फ हमारी तेज तेज सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। अब क्या करें? मैंने खुद से बुदबुदाया। तभी सड़क के बीचों बीच एक औरत दिखाई दी। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी और उसके बाल इतने लंबे थे कि जमीन तक पहुंच रहे थे। वह धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ रही थी। उसकी चाल इतनी धीमी थी कि हर कदम जैसे सदियों में उठ रहा हो। राजेश, वो आ रही है, अब कुछ नहीं हो सकता, सुनील ने कांपते हुए कहा। मैंने ट्रक के अंदर से उसे देखने की कोशिश की। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी थीं और उसकी उपस्थिति से ठंड और बढ़ गई। वह अब ट्रक के ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने ट्रक को स्टार्ट करने की आखिरी कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तभी उसने अपनी उंगली उठाई और ट्रक के शीशे पर धीरे धीरे खून से कुछ लिखने लगी। तुम लौट नहीं सकते। मैंने महसूस किया कि मेरे हाथ पैर सुन्न हो रहे थे। सुनील अब भी कुछ बोल रहा था, लेकिन उसकी आवाज जैसे किसी दूसरी दुनिया से आ रही थी। और फिर मैंने अपनी पूरी ताकत जुटाकर उसे देखा। सुनील, हमें कुछ करना होगा। पर तभी वह औरत हवा में गायब हो गई, लेकिन उसकी हंसी अब भी हमारे चारों तरफ गूंज रही थी, मानो हम उसके जाल में फंस चुके हों। सुनील की बड़बड़ाहट तेज हो गई थी और उसकी आंखें अब बिल्कुल खाली लग रही थीं, जैसे उसमें कोई होश बचा ही नहीं हो। मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चारों तरफ गूंजती उस औरत की हंसी ने मेरी हिम्मत को जैसे चूर चूर कर दिया। ट्रक बंद था, सड़क का कोई अंत नहीं दिख रहा था और हमारी हालत ऐसी थी कि अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। मैंने सुनील का कंधा पकड़ा और झकझोरा, सुनील, हमें यहां से बाहर निकलने का कोई तरीका ढूंढना होगा। अगर हम बैठे रहे तो यकीन मानो ये जगह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। लेकिन सुनील ने मेरी बात अनसुनी कर दी। उसकी आंखें अब भी सड़क के उस कोहरे भरे रास्ते पर जमी थीं
तभी हवा में एक तेज सनसनीखेज बदलाव हुआ। ऐसा लगा जैसे चारों ओर से ठंडी हवाएं हमें घेर रही थीं। पेड़ों की शाखाएं अजीब तरह से हिल रही थीं, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें पकड़ लिया हो। और फिर कोहरे के बीच से वही परछाइयां निकलने लगीं जो पहले ट्रक के साथ दौड़ रही थीं, लेकिन अब वे परछाइयां ज्यादा साफ दिखने लगीं। उनमें से कुछ छोटे बच्चों की आकृतियों की तरह थीं, कुछ बूढ़े लोगों जैसी, लेकिन उनके चेहरे ऐसे थे जैसे वे रोते चिल्लाते वक्त उसी भाव में फ्रीज हो गए हों। उनकी आंखें अंधेरे गड्ढों जैसी थीं और उनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। सुनील ने अचानक मेरे हाथ को पकड़ लिया। उसका चेहरा पसीने से तरबतर था। राजेश, ये सब वही हैं जो यहां पहले आए थे। वो कभी वापस नहीं जा सके। तुम क्या बकवास कर रहे हो सुनील? ये जगह कौन सी है और तुम्हें ये सब कैसे पता है? मैंने उससे पूछा। उसने कांपते हुए जवाब दिया, मैंने बचपन में दादाजी से सुना था, इस रास्ते को मृत पथ कहा जाता है। जो यहां आता है वो इस रास्ते का हिस्सा बन जाता है, हमेशा के लिए। मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया। तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया? मैंने गुस्से में पूछा। मुझे पता नहीं था कि ये वही जगह है। मैं भूल गया था। दादाजी कहते थे कि जो भी यहां से गुजरता है वो रास्ता उसे अपनी ओर खींच लेता है। मैंने उसकी बातें सुनते हुए चारों ओर देखा। अब उन परछाइयों ने हमें घेर लिया था। वे ट्रक के चारों ओर घूम रही थीं, धीरे धीरे पास आ रही थीं। उनकी चाल इतनी अजीब थी कि देखने भर से रोंगटे खड़े हो जाएं। हमें कुछ करना होगा, मैंने खुद से कहा और ट्रक से बाहर निकलने का फैसला किया। तुम कहां जा रहे हो? यह हमारी आखिरी सुरक्षा है, सुनील चिल्लाया। अगर हम यहीं बैठे रहे तो ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगी। हमें बाहर निकलकर कुछ रास्ता ढूंढना होगा। मैंने ट्रक का दरवाजा खोला और बाहर कूद गया। सुनील ने हिम्मत करते हुए मेरा पीछा किया। कोहरा इतना घना था कि कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। परछाइयां अब भी हमारे चारों ओर थीं, लेकिन उन्होंने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ऐसा लग रहा था जैसे वे बस हमें देख रही हों, हमें समझने की कोशिश कर रही हों। तभी हवा में वही औरत की फुसफुसाहट गूंजने लगी। तुमने हमारे क्षेत्र में कदम रखा है, अब तुम भी हमारे हो। सुनील ने मेरे पास आकर कहा, राजेश, हमें उनकी बात माननी होगी। अगर हमने उनकी इच्छा के खिलाफ कुछ किया तो वो हमें मार डालेंगी। क्या बकवास कर रहे हो? मैं यहां से जिंदा निकलने का रास्ता ढूंढूंगा। मैंने उसे झिड़का। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई और देखा कि कोहरे के बीच कुछ दूर एक पुराना टूटा फूटा मंदिर नजर आ रहा था। शायद वो जगह हमें कुछ जवाब दे सके, मैंने सुनील से कहा। तुम पागल हो गए हो? वो मंदिर उनकी ताकत का केंद्र हो सकता है। वहां जाना आत्महत्या करने जैसा है, उसने मना किया। और यहां बैठे रहना क्या समझदारी है? अगर मरना ही है तो कोशिश करके मरेंगे, मैंने दृढ़ता से कहा। हम दोनों उस मंदिर की ओर बढ़ने लगे। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे हवा और ठंडी होती जा रही हो। मंदिर के पास पहुंचते ही हमने देखा कि उसके दरवाजे पर अजीब अजीब से निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वहां किसी ने खून से कुछ लिखा हो। तुम जानते हो सुनील, मैंने धीमी आवाज में कहा, यहां कुछ बहुत गड़बड़ है। तुम्हें अब पता चला? उसने डरते हुए कहा। तभी मंदिर के अंदर से एक तेज आवाज आई, आओ, तुम्हारा इंतजार था। मंदिर के अंदर से आई आवाज इतनी भयानक थी कि मेरी हिम्मत जैसे चकनाचूर हो गई। सुनील मेरे पास आकर फुसफुसाया, राजेश, हमें वापस ट्रक में जाना चाहिए। ये जगह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। मैंने उसकी बात अनसुनी करते हुए मंदिर के अंदर झांकने की कोशिश की। अंदर कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने वहां दिए जलाकर एक अजीब सा अनुष्ठान किया हो। अगर ये हमारा अंत है तो मैं कम से कम ये जानना चाहूंगा कि ये सब हो क्या रहा है, मैंने अपने डर को दबाते हुए कहा। सुनील ने भारी मन से मेरा साथ देने का फैसला किया और हम दोनों मंदिर के भीतर कदम रखे। अंदर घुसते ही एक अजीब सन्नाटा हमारे चारों ओर फैल गया। दीवारों पर अजीब सी पेंटिंग्स बनी हुई थीं, ऐसी पेंटिंग्स जो मौत और दर्द को दर्शाती थीं। तभी मंदिर के बीचों बीच रखे एक पुराने जले हुए लकड़ी के तख्ते पर हमारी नजर पड़ी। उस पर वही औरत खड़ी थी। वह अब और भी डरावनी लग रही थी,
उसके बाल हवा में लहर रहे थे और उसकी आंखें जैसे सीधे हमारी आत्मा को देख रही थीं। तुम लोग यहां क्यों आए? उसने गहरी गूंजती हुई आवाज में पूछा। सुनील घुटनों के बल गिर पड़ा। हमें छोड़ दो, हम गलती से यहां आ गए हैं, हमें माफ कर दो। वह औरत मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में कोई इंसानियत नहीं थी। यह रास्ता गलती से नहीं चुना जाता, यह रास्ता उन्हें बुलाता है जो कुछ अधूरा लेकर चलते हैं। तुम दोनों के साथ भी ऐसा ही है। मैंने हिम्मत करके उससे पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? हम सिर्फ एक रास्ते से गुजर रहे थे। उसने मेरी ओर देखा और कहा, तुम दोनों के दिल में जो बोझ है वह तुम्हें यहां खींच लाया है। जब तक तुम अपने पापों का सामना नहीं करोगे, तुम यहां से बाहर नहीं जा सकते। मेरे दिमाग में सुनील और मेरे साथ हुई पुरानी घटनाएं घूमने लगीं। सालों पहले हमने एक आदमी को उसके कर्ज के बदले पीटा था। उस आदमी ने अपने परिवार को बचाने के लिए मुझसे मदद मांगी थी, लेकिन मैंने उसकी मदद करने के बजाय उसे धमकाया। बाद में सुना था कि उसने खुद को मार डाला था। क्या यह उसी का बदला है? मैंने खुद से पूछा। औरत ने कहा, यह जगह हर उस आत्मा का घर है जो अपने गुनाहों को लेकर मर जाती है। यहां से सिर्फ वही बच सकता है जो अपने गुनाहों को कबूल करे और उन्हें सुधारने की कोशिश करे। सुनील रोने लगा। मैंने गलती की थी, मैं मानता हूं, हमें छोड़ दो। मैंने भी अपनी गलती कबूल की। हमें एक मौका दो, हम इसे सुधारने की कोशिश करेंगे। औरत ने हमें कुछ देर तक घूरा, फिर कहा, तुम्हें एक मौका दिया जाएगा, लेकिन शर्तें होंगी। अगर तुम अपनी गलती सुधारने में असफल रहे तो तुम हमेशा के लिए इस रास्ते का हिस्सा बन जाओगे। इसके बाद उसने अपना हाथ उठाया और अचानक मंदिर के चारों ओर तेज रोशनी फैल गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा मेरे शरीर से खींचकर बाहर जा रही हो। जब मैंने अपनी आंखें खोलीं तो हम ट्रक में थे। सामने सड़क एकदम साफ थी, कोहरा गायब हो गया था और आसमान में सुबह की हल्की रोशनी थी। सुनील ने ट्रक स्टार्ट किया और हम चुपचाप उस रास्ते से निकल पड़े, लेकिन हमारे दिलों में अब भी उस औरत की बात गूंज रही थी। हमने तय किया कि हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे, चाहे जो भी हो। लेकिन हर बार जब मैं अकेले होता हूं, मुझे लगता है कि वह औरत अब भी मुझे देख रही है, मेरे हर कदम का हिसाब रख रही है। यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि हमारे जीवन में एक कड़वी याद बनकर रह गई। अब हर बार जब मैं किसी अनजान रास्ते से गुजरता हूं, तो मुझे लगता है कि वह रास्ता मुझे फिर से बुला रहा है, मृत पथ पर लौटने के लिए।